हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आई होप मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही होगी, है ना? तो देखिएगा, मैं आपको सीडीपी के 30 प्रश्न करा दे रहा हूं यहाँ से। और 30 प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा सॉलिड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों का कर्तव्य बन जाता है वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ठीक है? और पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मात्र 30 सेकंड का, ताकि सब लोग आ सकें और करेंगे क्लास को बेहतरीन तरीके से भी हम लोग। और गाइज एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो में जितने भी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं उनको नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे की पॉइंट आपको नहीं मिलने वाले। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बोला गया है कि कौन सी अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि बालक जो है वो नैतिक नहीं होता। अब हम लोगों को देखो, अगर मान लीजिएगा मैं प्याजे की बात करूं तो प्याजे के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो ये ऐड किया था, यानी कि कोहलबर्ग की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। किसकी? कोहलबर्ग की बात करेंगे। अब जो कोहलबर्ग ने दोस्तों ये नैतिकता का जो सिद्धांत था वो दिया था 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में दिया था इन्होंने ये सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। अब इन्होंने जो है ना, इन्होंने तीन प्रकार से डिवाइड किया था, तीन अवस्थाएं बताई थी। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्री कन्वेशनल, तो प्री कन्वेशनल को क्या बोल सकते हैं? पूर्व। प्री मीन्स होता है आपका पूर्व, यानी कि पहले। तो हम लोग लिखेंगे पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत नैतिकता। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता, ये आपका अलग हो जाता है। और दूसरी होगी आपकी कन्वेशनल स्टेज। कन्वेशनल स्टेज को हम लोग बोलते हैं रूढ़िगत स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता, ठीक है? अब हमारे पास बचा तीसरा वाला। तीसरा वाला होता है पोस्ट। पोस्ट यानी कि जो बाद में आती है, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग उत्तर रूढ़िगत, रूढ़िगत नैतिकता, ठीक है? अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम लोग लिखा कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता, तो इसकी एज कितनी होती है? तो ये जो पहली एज होती है प्यारे साथियों, ये आपकी चलती है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। कब से? 4 से 10 वर्ष तक चलती है ये एज। दूसरी जो एज होती है वो 10 से 13 वर्ष तक चलती है। और जो तीसरी एज होती है वो 13 के बाद होती है, 13+, ठीक है? मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों को इनके भी दो दो पार्ट किए गए हैं। प्री कन्वेशनल के भी 2 पार्ट हैं, कन्वेशनल के भी 2 पार्ट हैं, पोस्ट कन्वेशनल के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है? इनको हम लोग समझ लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 1 का? वो पहला हो जाता है, यानी कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। क्योंकि भाई 4 से 10 साल का बालक जो है वो आपका नैतिक विकास का अभाव उसमें रहता है। समझ गए? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। भैया प्रश्न संख्या 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या रहेगा। आज रोहित सर नहीं करा रहे हैं क्लास आज, तो उनकी जगह मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो बारिश वारिश भी काफी हो रखी है आज तो। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। भाई आदत सहायक नहीं है, इच्छा, अनुकरण और निर्देश। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। भाई अभी आपके नाम नहीं लेने पॉसिबल है ना? नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, डोंट वरी। और आज की जो 10:30 बजे वाली क्लास है वो भी मैं ही कराऊंगा आपको। तो प्रश्न संख्या 2 रहेगा, इसका आंसर आप लोग लगाइएगा निर्देश, ठीक है? चरित्र निर्माण में कारक सहायक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, जो छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है? अनुकरण ही तो करता है। वो कैसे सीखता है भाई छोटा बालक? अनुकरण के माध्यम से सीखता है ना? अब वो बड़ों का अनुकरण करता है, उसके निर्देश का अनुकरण नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, उसकी आदत, इच्छा, तो ये तो चीज अलग हो जाती है, अनुकरण की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो निर्देश है वो आपका बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बालक जो है बड़ों का अनुकरण करेगा, ना कि उसके निर्देश का, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, हम लोगों को क्या है ना, बच्चों के सामने अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, बच्चों में अच्छी आदत का विकास होगा। समझ रहे हैं? तो बच्चों के सामने पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनके चरित्र का निर्माण भी हो जाता है, चरित्र का निर्माण भी हो जाता है ना?
चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अब इसमें बोला गया है कि बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक बताना है आपको। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक, भाई परिवार होगा, विद्यालय होगा, राजनीतिक दल। देखो राजनीतिक दल तो ये चीजें धार्मिक चीजें, राजनीतिक चीजें तो ये स्टडी से दूर ही रहनी चाहिए, है ना। तो इनको तो हम लोग कर देंगे खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, परिवार हो जाता है, क्योंकि प्राथमिक कारक घटक आप लोगों से पूछा है। यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है वो पहले परिवार में ही होता है, सबसे पहले तो पता ही आपको। तो किसके संपर्क में आता है भाई, परिवार के संपर्क में आता है, अपने माता पिता के, भाई बहन के, दादा दादी के, है ना। जिस घर में दादा दादी नहीं है तो माता पिता, भाई बहन, ठीक, इनके संपर्क में आता है। फिर उसके बाद संपर्क में किसके आता है, पड़ोसियों के संपर्क में आता है। उसके पश्चात कहाँ पर आता है, स्कूल में जाता है ना, समाज में इस तरह से हो जाता है वो, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, वो आपका पहला ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सही आंसर है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास जो है होता है, कैसा होता है, तीव्र होता है, धीमा होता है, मध्य गति से होता है, और यह सभी होता है। देखो शैशवावस्था के 3 वर्षों में भाई छोटा बालक होता है ना। तो स्टार्टिंग में आप लोग उसकी वृद्धि भी देखेंगे, विकास भी देखेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लगाएंगे, 4 नंबर का आंसर मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। तीव्र गति से होता है, यानी कि दोस्तों बालक के जो जीवन की आधारशिला है, जो नींव है, वो क्या है, वो शैशवावस्था ही नींव है, ठीक है। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, जन्म के समय वजन, मतलब ऐसा नहीं है कि भी सब बच्चों का सेम होगा, लेकिन एक आइडिया माना गया है दोस्तों, लगभग 3.6 किलोग्राम, यानी कि 3.5 किलो से ज्यादा ही होता है। वैसे कुछ बच्चे कम भी होते, कुछ ज्यादा भी होते हैं, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से या निम्न में से एक के अलावा सभी गर्भावस्था की अवस्थाएं हैं, एक के अलावा सभी गर्भावस्था की अवस्थाएं हैं। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, मैं एक बार समझाया था आपको, अगर आपके याद हो तो। देखो जैसे मैंने कहा भ्रूण अवस्था, एक बात सुनिएगा, जो गर्भावस्था होती है उसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। मैं आपको अलग तरीके से लिखा दे रहा हूं। देखो नंबर 1 होती है आपकी भ्रूणिक, भ्रूणिक, है ना, स्टार्टिंग में भ्रूणिक होती है। भ्रूणिक को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजावस्था, बीजावस्था, है ना। या इसको ही हम लोग एक अन्य नाम से जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिंबावस्था, डिंबावस्था के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद दूसरी एज कौन सी होगी, अच्छा ये एज कब तक चलती है दोस्तों, 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह चलती है। दूसरा जो होता है दोस्तों, इसके बाद जो है भ्रूणीय हो जाता है, ये भ्रूणीय, ये आपका भ्रूणीय हो जाता है, या इसको भ्रूणावस्था कहेंगे, भ्रूणावस्था, या मैं कह सकता हूं इसको पिंडावस्था के नाम से। क्या बोले, पिंडावस्था, है ना। कभी कभी आपसे इसकी एज भी पूछता है, तो आप लोग बताएंगे सर इसकी एज जो होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है, 8 सप्ताह तक। और तीसरी जो है दोस्तों वो लास्ट एज कौन सी है, उसको बोलते हैं गर्भस्थ, गर्भस्थ शिशु। यानी कि इसकी जो एज होती है मेरे प्यारे साथियों, वो आपकी 8 सप्ताह से जन्म तक होती है। कब तक होती है, जन्म तक होती है, ठीक। हाँ कुछ लोग तो क्लास छोड़कर इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, वो सोचते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन करो और काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता डियर। तो इस प्रश्न की हम लोग बात करेंगे 5 नंबर की, आपका डी नंबर रहेगा। जो इन्फेंसी होती है, देखो 3 एज होती है, ये वाली, ये होती है, ये होती है, ये हो जाती है। लेकिन इन्फेंसी क्या होता है, इन्फेंसी जो होती है दोस्तों, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, जन्म के बाद की अवस्था, ठीक है, यानी कि शैशवावस्था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा कहता है 6 नंबर कि निम्न में से विकास का सिद्धांत बताना है आपको। निम्न में से विकास का सिद्धांत क्या होगा, विकास की दिशा का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या उपरोक्त में से सभी।
विकास का सिद्धांत आप लोगों से पूछा गया है, तो इसमें आप लोग डी नंबर लगाइएगा। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं आपके, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि बालक के सामाजिक विकास के लिए किसका सिद्धांत उपयोगी है ना। यानी कि सामाजिक विकास की बात की जा रही है इसमें। बालक का आपको करना क्या है, सामाजिक विकास करना है, तो इसके लिए सिद्धांत आप लोग किसका दोगे या क्या उपयोगी है भाई। थार्नडाइक का सिद्धांत करोगे, स्किनर का करोगे, गिलफोर्ड का करोगे, बंडूरा का करोगे। अच्छा, एक चीज समझिएगा, जो थार्नडाइक महोदय हैं, ठीक है, तो थार्नडाइक का तो नहीं करेंगे हम लोग, बंडूरा का करेंगे, क्योंकि सामाजिक की बात कर रहे हैं। थार्नडाइक तो प्रयास एवं त्रुटि पर फोकस करते हैं, स्किनर, गिलफोर्ड ये आपके नहीं होंगे। बांडुरा जो महोदय है, बांडुरा, इन्होंने जो है अधिगम अधिगम सिद्धांत यानी कि सामाजिक सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ठीक है। यानी कि अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहा गया था सबसे पहले। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका होगा यहाँ पर 8 नंबर कि अधिगम के लिए सही कथन नहीं है। तो भाई अधिगम के लिए सही कथन कौन सा नहीं है। अनुभव के आधार पर व्यवहारगत परिवर्तन है, अधिगम वातावरण की उपज है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, परिपक्वता अधिगम को पूर्णता प्रदान नहीं करती। प्यारे साथियों, 8 नंबर का आंसर बताओगे आप लोग, तो परिपक्वता जो है अधिगम को पूर्णता प्रदान नहीं करती, क्योंकि इस प्रश्न में आप लोगों से निगेटिव ही पूछा गया था, तो हम लोग इसको आंसर को लगा देते हैं। क्योंकि सीखना जो होती है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है भाई। और एक बात बताओ दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे नहीं सीख रहा है भाई, सीख रहा हूं मैं आपसे भी, ठीक है। एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है, जब तक मृत्यु को प्राप्त होता है, वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता। उम्र एवं परिपक्वता तो इस पर तो निर्भर करता है, ठीक है। पूर्व अनुभव इस पर भी करता है। आर्थिक स्थिति, जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि कोई बच्चा गरीब है चाहे कैसा भी है, क्या वो सीख नहीं सकता क्या, क्योंकि आर्थिक स्थिति गरीब की है तो दिमाग तो उसमें है भाई, है ना। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपके लिए। चलेगा, बहुत बढ़िया। यानी कि कोई भी सीख सकता है मेरे भाई, कोई भी सीख सकता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है सीखना, ठीक है। कोई भी समय कहीं पर भी सीख सकते हो। जैसे हम लोग अपने परिवार से सीखते हैं अनौपचारिक रूप में, तो उसमें कोई मतलब टाइमिंग और कोई टीचर या डेट फिक्स नहीं होती, कोई भी हम लोगों को बता देता है अच्छी बातें। निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वह आपको बताना है। इसमें से कौन सा होगा। चिंता होगा, एकाग्रता होगा और उत्सुकता एंड गतिशीलता, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो इसका आंसर लगाएंगे पहला वाला ऑप्शन आपका, पहला वाला ऑप्शन लगाएंगे। अब पहला वाला वही ऑप्शन क्यों लगाएंगे भाई, देखो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है चिंता, क्योंकि दोस्तों पहली बात देखिए, चिंता जो है आपकी मोटिवेशन को बढ़ावा नहीं देती, वो बिल्कुल डुबा देगी भाई, सीधी सी बात है ना। तो एक चीज और बताऊं मैं आपको कि भाई अगर हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तभी हम लोग चिंतन करेंगे, बाकी हम लोग को कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करना ही करना है, ठीक है। क्या किसकी चिंता करेंगे भाई, हमारे पास समस्या ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा, बहुत अच्छे, शाबाश। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, ठीक है। भाई अगर कोई रिक्तियां रह जाएंगी बच्चे में तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, समुचित उपचारात्मक कार्य करेंगे, ठीक। 11 नंबर लगाएगा आंसर, डी नंबर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई सत्य कथन बताना है आपको। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। कुछ लोग लड़के लड़कों को कहेंगे, लड़कियां लड़कियों को कहेंगे, हैं, लेकिन आपको ये नहीं कहना है। आपको कहना है कि भाई बुद्धि का जो संबंध होता है वो लिंग से इसका लेना देना कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बहिर्मुखी बालक की विशेषता कौन सी नहीं है। बहिर्मुखी
युंग महोदय ने जो व्यक्तित्व है इसको तीन भागों में डिवाइड किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले वो होते हैं जो समाज के साथ रहते हैं, इनमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं क्या बता दूं, आक्रामक। आक्रामक, आक्रामक नहीं होते भाई, बहिर्मुखी व्यक्तित्व आक्रामक नहीं होते, वो शांति प्रिय होते हैं और अच्छे से चीजों को समझते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया। दोस्तों सिगमंड फ्रायड की बात करेंगे, काम रचना संचय समूह। तो हम लोग इसका पहला ऑप्शन लगा दिए हैं। फ्रायड जो है, फ्रायड जो है इन्होंने काम प्रवृत्ति को किस नाम से जाना था, लिबिडो, लिबिडो के नाम से जाना। इतना ध्यान दीजिए आप लोग, किसको, काम प्रवृत्ति को। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन वो अपनी काम प्रवृत्ति को शो अप नहीं करा पाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका पहला हो जाता है सटीक आंसर। बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 की, कि जालोटा ने परीक्षण दिया है, रुचि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और योग्यता परीक्षण। प्रश्न संख्या 15, जालोटा ने परीक्षण दिया है, 15 नंबर। दोस्तों जालोटा ने जो परीक्षण दिया है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिया है। परीक्षण के क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं आपके, है ना, हो जाएंगे, मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में। देखिएगा 1955 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में जो जालोटा महोदय हैं इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से हिंदी सामूहिक मौखिक और ये परीक्षण दिया था, हिंदी सामूहिक सामूहिक मौखिक मौखिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण। ठीक है, कब दिया था, 1951 ईस्वी में दिया था। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं, ये इसी को हम लोग सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापने का निर्माण किसने किया। वाओ, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज काफी लोग हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग 1905 बताएंगे, लेकिन 1905 आप लोगों का क्या होगा, सही होगा क्या, चलेगा, पहला ही ऑप्शन सही है। बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापने का जो निर्माण किया वो 1905 ईस्वी में किया गया था। किसने, अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड और बिने। देखो बिने, सॉरी, बिने और साइमन, अगर मैं दोनों की बात करूंगा दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, क्योंकि बिने के दोस्त जो थे वो साइमन थे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है, एक तो किया इन्होंने 1905 ईस्वी में किया, ठीक है, इनके बाद दोस्तों इन्होंने किया 1908 में, 1911 में, 1916 में। तो इसमें जो कार्ड थे, इसमें कार्ड की संख्या थी 30 कार्ड, और 1908 1991 में जो कार्ड थे, कितने कार्ड थे, ये कार्ड थे प्यारे साथियों, लगभग ये हो गए थे 59, 59 कार्ड। ठीक है, यानी कि बढ़ा दिया गया था, संशोधन कर दिया गया था। अब कार्ड की संख्या जो रह गई थी 90, यानी कि फेल हो गए थे सारे के सारे ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया, है ना, और फिर भी आप जूते रखने जो है उस स्थान पर जाते हैं जहां पहले आप लोग जो आपकी रैक रखी थी। तो ऐसा क्यों होता है, बात बिल्कुल सही है ना भाई। अगर हम लोग कोई वस्तु हटा देते हैं तो हमारा दिमाग वही रहता है कि यार वहां पर रखिए, वहां पर रखने चले जाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, हम लोग तो कहते हैं कि भूल हो गई यार, भूल नहीं होती डियर, वो भूल नहीं होती है। ठीक है, हमारी नंबर की भाषा में इसको भूल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्यों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो किस पर दिया था, कुत्ते पर दिया था क्या, किसका था, पावलाव का। ठीक है, समझ रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा होता था, घंटी बजाना, लार टपकाना, उस प्रकार से। इसी प्रकार से ये कि वो भूल गया था वहां पे, यानी कि वो भी भूल गया था ना। नहीं आया समझ में आपको,
यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो है क्रिया अनुबंधन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों को कहाँ बैठाना चाहिए, है ना। तो जो बच्चे कक्षा में ऊंचा सुनते हैं, ओके, इंटरनेशनल कॉल, कमाल हो गया भाई। हाँ दोस्तों, कभी भी आप, मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके व्हाट्सएप पे अचानक से किसी की वीडियो कॉल आ सकती है, ठीक है, और आप सोचोगे कि वीडियो कॉल को उठा लो, देखो क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैम चल रहा है जिसमें फंसा दिया जाता है, है ना, जिसमें फंसा दिया जाता है। अभी क्या ना, मेरे पास देखो, अभी मैं जस्ट देख रहा था, तो नंबर भी पता नहीं कहाँ का है ये यार, मुझे तो नंबर का भी नहीं पता ये अपने इंडिया का। आप लोग ध्यान दे करो, अगर कॉल आपको रिसीव करनी है तो 9+91, तो ये आपका इंडिया का कोड है। तो अगर इससे नंबरिंग आती है तो आप लोग उठा लिया करें, बाकी आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका तो पता भी नहीं नंबर कहाँ से, 91 नहीं है, 95 है, स्टार्टिंग में 95। कोड देखना पड़ेगा कौन से देश का है, मतलब कुछ भी यार, कहीं भी। ठीक, तो बहुत स्कैम चल रहा है डियर, इसको थोड़ा, है ना, चलेगा। हम लोग बात करेंगे 18 नंबर की। 18 नंबर का जो आंसर हो जाता है वो आपका पहला हो जाता है, उसको हम लोग अगली पंक्ति में बैठाएंगे, है ना। चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मेरी क्लास 9 बजे गाइज, दूसरी जगह भी है ये क्लास, आपको जो है मिल रही है, पहले की क्लास है ये, मतलब मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, प्राइमर चल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बालकों के कुसमायोजित होने के कारण आपको बताने हैं, आपको कौन से होंगे। आनुवंशिक कारण, स्वभाव, संवेगात्मक, शारीरिक, सभी। चलिए दोस्तों, बालक के कुसमायोजित यानी कि वो समायोजित नहीं हो पाता, तो ये जो आंसर हो जाता है आपका, बताएंगे आप लोग भाई, बालकों के कुसमायोजित होने का कारण क्या है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हाँ जी हो जाएंगे भाई। बात करते हैं, प्रश्न संख्या आपका 20 नंबर रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को, ये क्या है, पुर्जों, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे। उस पर हमेशा नजर रखेंगे, नहीं ना, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, ऊर्जा को सही दिशा में करेंगे, है ना। और ये आपका गलत हो जाते हैं, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोगों ने मन मारकर कह ही दिया, ठीक है, लेकिन कुछ माता पिता तो चपत चपत फेर देंगे, पता है क्यों। अभी तो 100 रुपए का, 50 रुपए का लेकर आए थे और एक दिन में तोड़ दिया, तो कुछ तो डांट भी सकते हैं, लेकिन बच्चों को डांटना नहीं है उसको ऐसे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र बताना है आपको। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या उपरोक्त में से सभी। तो यहां पर भी आपके आंसर जल्दी हो जाते हैं, डी नंबर की तरफ जाइएगा, सरकारी ऑप्शन सही है आपका। राष्ट्रीय पाठ्यचारा 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। दोस्तों डायरेक्टली मैं आंसर देता चल रहा हूं आपको, एनसीईआरटी दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य बिंदु, शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य बिंदु, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक, उपरोक्त में से सभी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, गलत कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट क्वेश्चन है ना। तो शैक्षिक प्रक्रिया का जो मुख्य बिंदु होता है मेरे प्यारे साथियों, वो सारे के सारे ऑप्शन होते हैं, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तीनों के बिना एक ना एक अधूरा जरूर है, ठीक है। पाठ्यक्रम भी है, विद्यार्थी भी, शिक्षक भी है। कुछ लोग कह सकते होंगे सर इसमें हम लोग विद्यार्थी लगाएंगे, चलो मैं मान लेता हूँ विद्यार्थी लगा दिया, तो विद्यार्थी अकेला पढ़ लेगा क्या, नहीं पढ़ेगा ना, तीनों को होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है शिक्षण कार्य करते समय, शिक्षण पूर्व, शिक्षण उपरांत, किसी भी समय। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है 24 नंबर में, ये किया जाता है मेरे प्यारे साथियों शिक्षण कार्य करते समय, यानी कि जब काम प्रगति पर होता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किससे होगा। दोस्तों ये आपका केंद्र सरकार का होता है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कर लेना, क्योंकि जो मानक है वो कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है यहाँ पर। वैसे तो राज्य का भी हाथ होता है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग प्रकार से बनता है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ही जो है काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया गया है वर्तमान? 26 नंबर। इसका आंसर लगाइएगा आप लोग 2005। ठीक है। और 2009 में क्या था? आरटीई एक्ट। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। तो ये एग्जाम्पल बताना, मतलब ऐसे मान के चलिएगा मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल आप लोगों ने देखा ना, मॉक ड्रिल कभी कभी होती है कि अपराधी को पकड़ रही है पुलिस, तो मॉक ड्रिल कर रही है, तो उसी प्रकार से ये मॉक ड्रिल चल रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम लोग जो है परिस्थिति परीक्षण करेंगे, क्योंकि कैसी कंडीशन रखी गई है उसके सामने कृत्रिम रूप से। ठीक, बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? प्यारे साथियों, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक बताएंगे आप लोग, है ना, मुझे पूरा पक्का है, पता है, आप लोग थार्नडाइक बताएंगे। थार्नडाइक ने दिया था बहुकारक का, बहुकारक का अगर दिया था तो थार्नडाइक ने दिया था। इसका आंसर आप लोग लगाएंगे बी नंबर, बहुबुद्धि का गार्डनर ने। ठीक है, चलते हैं हम लोग 29 नंबर की तरफ कि निम्न में से निष्पादन परीक्षण बताना है आपको। निष्पादन दोस्तों कुछ की पॉइंट में आपको और भी लिखा था इसके बाद पिछला जो क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टाइम ओवर ना हो जाए तो इसलिए मैं आप लोगों को चीजें करा रहा हूँ। निष्पादन परीक्षण बताएंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाता है आपका सी नंबर होता है ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। और आज की वीडियो का रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से कभी नहीं बोला कि लाइक करो आज की वीडियो में, है ना, शुरू में बोल दिया था, लेकिन अब आपको करना ही करना है, सबको करना है लाइक। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये पुस्तक किसने लिखी थी भाई? ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक के लेखक थे गोलमैन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई सेशन में, और आज जो है 10:30 बजे वाली जो क्लास है उसको भी मैं ही कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज, सी यू अगेन।